राह के कांटों को पग पायल करके छोड़ूंगा, पत्थर को अपनी ठोकर से घायल करके छोड़ूंगा। और ए चुनौतियों मुझे हल्के में लेने वालों, ए चुनौतियों मुझे हल्के में लेने वालों, मेरा दावा है कि मैं तुझको भी घायल करके छोड़ूंगा। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसक सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि हर एक बच्चे को जिसका भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो ये अगर तुम सेशन पूरा लगा लेते हो तो आज का ये सेशन तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 5 से 10 मार्क्स तो तुम्हारे सिर्फ इस वीडियो को देख के ही तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे के 50 नंबर आने वाले थे ना, तो ये वीडियो लगाने के बाद वो गारंटी से मैं कह सकता हूं कि भाई उसके अंदर अब 60 मार्क्स तो आ सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो जिसका मुझे जहां तक लगता है ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होने वाला है, अगर तुम ये लगा लेते हो, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं यार ऐसे फिजिक्स के टॉप 10 ऐसे मोस्ट कौन से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। मतलब ये वो कौन से ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो पुराने 10 सालों में लगातार रिपीट हुए हैं। मतलब अगर मैं पुराने 5 सालों की भी बात करूं तो मैंने जब देखा, मैंने ये निकाला कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 बार, मतलब पिछले 5 सालों में कुछ क्वेश्चन 3 बार, कुछ क्वेश्चन 4 बार, और भाई साहब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे पुराने 5 सालों में 5 ही बार, मतलब हर साल वो क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपने भले ही हो सकता है दर दर से बहुत सारे पीवाईक्यूज लगाए हों, लेकिन आज का ये सेशन इतना ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है, इतना ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि तुम मिनिमम टाइम के अंदर वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जिसकी मैं पूरे का पूरे कह सकता हूं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे जो मतलब 2026 का जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर आज के सेशन से क्वेश्चन रखा हुआ होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भाई जो तुम्हारा पेपर होने वाला है, तुम्हारे पेपर में इन 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ये इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तुम समझना भी, मैं सॉल्व भी कराऊंगा और उनको नोट भी करना, अपनी लैंग्वेज में लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि अगर एक या दो क्वेश्चन भी अगर आ गए ना तो 5 से 10 नंबर तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आए तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने में जो बातें मैं तुमको पढ़ा जाऊंगा ना, जो इनके आगे पीछे के जो कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो अगर ये भी आ गए और आगे पीछे के भी क्वेश्चन रखे हुए अगर तुमको दिखे, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का जो सेशन तुम देख रहे हो, जिसको तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो ऐसे होगा, इससे कोई फायदा होगा नहीं, मैं बता रहा हूं ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकता है। जो तुमने मतलब 10-10 घंटे के जो वन शॉट लगाए हैं, हो सकता है कि उन 10 घंटे के वन शॉट में से इतने क्वेश्चन ना आए जितने क्वेश्चन है तुम्हारे 1 घंटे के सेशन से ही आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, हर एक बच्चे को ये सेशन शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ईमानदारी से लगाना है, और अगर तैयारी कर रखी है तो क्वेश्चन को एज अ टेस्ट के तौर पे तुम सॉल्व करना। देखना कि क्या जब सर ने क्वेश्चन दिखाया तो वो उतने क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाते। और आउट ऑफ 10 इसी सेशन के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर लिखना कि 10 में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो तुमको आते थे। और अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरे 10 में से 5 क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन रहे थे, मेरे प्यारे बच्चे मैं बता दूं, मैं तुमको झूठा दिलासा नहीं दे सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं शायद तुम किनारे पे पास हो पाओगे। तो इसलिए इसी चैनल के ऊपर और भी मैं बहुत सारे ऐसे सेशंस लेकर आने वाला हूं जिसको अगर तुम लास्ट मोमेंट पे कर लेते हो तो लास्ट मोमेंट पर भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो अगर तुमने इस चैनल पर यार, लेकिन दिक्कत वाली बात है अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा ना, तो ऐसे ऐसे वीडियोस तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी। यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे, और अगर वो तुम तक नहीं पहुंच पाई, तुम्हारा यार इतना नुकसान हो जाएगा कि अगर तुम्हारे 15-20 नंबर इतने से छोटे छोटे सेशन को लगा के भी बढ़ सकते थे तो वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि हर एक बच्चा, भाई साहब हर एक बच्चा अभी फटाफट, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगा ऐसा एफिशिएंट कंटेंट आने वाला है इस चैनल के ऊपर कि बस उतना कर लोगे तो तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और जो बच्चा ठीक ठाक एवरेज है ना, 70 में से 70 अगर नहीं भी ला पाया, 65 प्लस तो ले ही आएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब तुम सारी वीडियोस लगाओगे, और वो तभी तुम तक पहुंच पाएंगे जब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन सारे के सारे बच्चे बता देना। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि नहीं ये एक्चुअल में आएगा भी ये नहीं आएगा, तो देखो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जामिनेशन में, पूरे चांसेस हैं कि वो रिपीट होंगे। और किस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं सारे, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, या फिर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हो, है ना, या फिर वो क्वेश्चन हो
जिसमें भैया क्या हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं पुराने 5 से 10 साल के क्वेश्चन को, है ना। तो फोकस आपको क्या करना है, जितने भी आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, वो एज इट इज आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि गॉसेस लॉ के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। तो आइए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और देखते हैं कि कितने बच्चों को आता है और कितने बच्चों का क्या स्कोर रहता है। तो पहले ही क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने यार ये रहा, ये हमारा सैंपल पेपर का वैसे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं आया। ये देख लो 2014, 2020, 2021 के सैंपल पेपर में रखा हुआ था। ये बोर्ड में भी आया होगा, फॉर श्योर आया होगा, तुम जाके चेक कर लो। ये क्वेश्चन शायद 2024 या 25 में भी आया था सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में। मतलब तुम सोच के देखो, पुराने 5 सालों के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिला ही है। कोई ऐसा साल ही नहीं गया कि इसके ऊपर बात नहीं हुई हो। तो 2026 के लिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हकदार है कि तुम्हारे पेपर में आ जाए। तो उसको जरा अच्छे तरीके से समझते हैं, और कैसे लिखना है वो तरीका भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो क्या हो रही है, बात ये हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो तुम्हारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, वो भी डायपोल के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि आपने डायपोल को ला के रख दिया है कहां पर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बताइए कि उस डायपोल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी और कितना टॉर्क आएगा, वो ड्राइव कराओ। फाइंड द एक्सप्रेशन कह रहे हैं, फॉर्मूला लिखकर नहीं आ जाना मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें ड्राइव करना है। तो शुरू करें। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दोगे। पहले फोर्स की बात हो रही है तो पहले फोर्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे टॉर्क की, ठीक है भाई साहब। हाँ जी। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बात कई बार बताई है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो तुम्हारा एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहेगा, वो चाहेगा कि कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी हो, और जितने ज्यादा डायग्राम की हेल्प से तुम बनाने की कोशिश करोगे आंसर को, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वरना तुम सब कुछ सही से भी लिख कर आ जाओ, डायग्राम नहीं बना हुआ होगा तो नंबर पूरे नहीं मिलते। ये बात तुमको हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो लाओ यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही लेते हैं। तो यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कैसे दिखाई जाएगी, वो कैसे दिखाई जाती है भाई, अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, देखो देखो। तो ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप दिखा रहे हो तो ये लाइंस जो हैं इनके बीच में गैप लगभग बराबर ही होना चाहिए ना, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि कम आगे पीछे बना दी, पतली पतली है ना, लहराती भी बना दी, नहीं, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। अब आप यहां पर लाके रखोगे यार डायपोल, तो डायपोल का एक ये चार्ज दिखा रहा हूं मैं माइनस क्यू, और एक ये चार्ज दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे मैं प्लस क्यू, और इनके बीच में यहां पर ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 12 से, लाइक दिस। ये दिखा दिया। डायपोल के बीच का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 12, इनके बीच का डिस्टेंस 12 हो गया। तो सबसे पहली बात हमें क्या दिखाना है, हमसे कहा यह जा रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने मानी। अब सबसे पहले देखो लिखना क्या है, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे भी नहीं लिखा तो भी नंबर कटेंगे, ठीक है। तो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन, और अब आप बोलोगे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक क्वेश्चन को मैं तुमको बहुत तरीके से लिख के दिखा रहा हूं ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि ऐसे लिखना है ना। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। एक डायपोल को आपने कंसिडर करा जिसका डायपोल मोमेंट P है, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू 12 हो गया है ना। चार्ज क्योंकि मैंने Q माना है और लेंथ मैंने 12 मानी है। ये लिखा है ना, इसको डब्बे में बंद करो भाई साहब, ये लिख दिया। आगे डायपोल मोमेंट लिख दिया, पूछा नहीं है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन सबसे पहले मैंने शुरुआत यहां से करी कि डायपोल को मैंने कंसिडर करा। नाउ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने कहां पर रखा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ई सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अलोंग मैं क्या मान रहा हूं, मैं अलोंग एक्स एक्सिस मान रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने मानी है।
ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर ये मैंने पॉइंट बोला ए, ये मैंने पॉइंट बोला बी, तो अब मैं लिखूंगा फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए। जो ए वाले पॉइंट पर हमारा चार्ज रखा हुआ है उसको पर कितनी फोर्स लगेगी वो लिख रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं होता है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एफ ए मैं लिख रहा हूं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा आई कैप, तो यहां पर ऊपर वेक्टर का साइन भी आ गया, मतलब एफ वेक्टर लिख दिया मैंने, क्यू ई आई कैप। इतना क्लियर? सेम इसी तरीके से अब आप लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी, फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी। तो बी वाले पॉइंट पर अब जो फोर्स लगेगी तो एफ बी जब आप इसको लिखोगे तो चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस का क्यू ई और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप थी। ये फोर्स हमारी किधर आई? ये हमारी, और यहां पर दिखाओगे भी, डायग्राम में भी दिखाओगे, तो यहां पर इधर जो फोर्स लग रही है वो आगे की तरफ क्यू ई लगेगी, और यहां पर जो फोर्स लग रही है वो पीछे की तरफ क्यू ई लगेगी। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, यहां से अगर मैं निकाल लेता हूं नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगा? वो होगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। समझ रहे हो? तो जब मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा तो वो आएगा क्यू ई आई कैप माइनस का क्यू ई आई कैप। अब ये तो हर एक बच्चों को बात समझ में आ रही है कि जितनी आगे फोर्स उतनी पीछे फोर्स, तो यहां से नेट फोर्स हमारी क्या निकल कर आई? ये 0 आई। क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है फोर्स वाले का? बिल्कुल है। तो क्या तुमको इसको हाईलाइट करने की जरूरत थी? बिल्कुल थी। तो भाई साहब इसको डब्बे में बंद करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सर दिल चाहा तो कर दिया, ना 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 ना, दिल चाहा तो ये तुम्हारी चाहते नहीं चल रही है यहां पर कि मूड हुआ तो बात कर ली, ना 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 ना, ये तो करना ही पड़ेगा। इसको जरा तरीके से देखो, अगर इतना कर, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे बच्चे अभी तुमको 1 नंबर मिला है। क्यों ऐसा होता है कि सर 3 नंबर का क्वेश्चन था, सब अच्छे से कर आया, सर मुझे तो 1 ही दिए? क्योंकि ऐसे नहीं लिख के आ रहे हैं ना तुम। क्लियर? अब हम टॉर्क की बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से देख लो। चले? हाँ भाई साहब, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टॉर्क की। तो देखो टॉर्क के लिए क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले जब टॉर्क की बात कर ही रहे हो तो लिखना पड़ेगा ना कि टॉर्क क्या होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही काम हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है लिखना पड़ेगा। तो पहले टॉर्क की डेफिनेशन लिख रहे हैं अब आप, है ना? क्या लिख रहे हैं? टॉर्क की डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या होता है भैया टॉर्क? टॉर्क इज द रोटेटिंग फोर्स, है ना? वो फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा घूम जाता है, विच इज इक्वल्स टू द, है ना, या फिर बोले तो न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया यार, तुम बोर्ड में नहीं बना सकते, तुमको लिखना ही पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अब ये बिटवीन मैंने ऐसे लिखा, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा बोर्ड में, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है? तो अब यहां पर वैसे तो पीछे वाला डायग्राम काम कर जाएगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं यहां पर फटाफट एक बार डायग्राम बना देता हूं, फिर से देख लो ध्यान से, है ना? मतलब डायग्राम वो सेम ही है, बस वो क्योंकि वो पीछे स्लाइड चली गई ना, इसलिए मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर कहानी कुछ इस प्रकार हो चुकी थी बच्चों कि यहां पर ये माइनस क्यू था, यहां पर ये प्लस क्यू था, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? 12 थी। अब यहां पर हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने ऐसे दिखा दिया, ये एंगल जो है, ये एंगल ये मैंने थीटा दिखा दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, है ना, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। तो जब आप टॉर्क लिखोगे, तो टॉर्क जब आप ए वाले का लिखोगे तो क्या आएगा भाई? फोर्स। तो फोर्स, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आ रही है क्यूई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से भाई इसके अबाउट घूमेगा ना। अरे इधर फोर्स आगे की तरफ क्यूई लग रही थी, इधर फोर्स पीछे की तरफ क्यूई लग रही थी, तो ये सेंटर के अबाउट ही, तो ये ऐसे करके घूमेगा। अगर ये मेरा डायपोल है तो सेंटर के अबाउट ऐसे करके घूमेगा, नहीं घूमेगा? मतलब अगर ये डायपोल है तो सेंटर के अबाउट ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस चाहिए तुमको। इसको अगर मैं बोल देता हूं ए बी था, ये सी था, ये डी था, तो आपको एडी चाहिए होगा। अब लगा दो, यहां पर लिखो
इन ट्राइंगल क्या ए सी डी, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा का फॉर्मूला तो आएगा परपेंडिकुलर मतलब एडी और हाइपोटेनियस मतलब ये आधी लेंथ हो गई तो ये हो गई एल। तो यहां से एडी की वैल्यू आ रही है एल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप रखोगे तो यहां पर 2l साइन थीटा, डायरेक्ट नहीं लिखना, कैसे आया वहां से आया। क्लियर। ऐसे जब मैं आपसे बोलूंगा कि बी वाले का टॉर्क बताओ तो आप उसका भी लिखोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि सेम क्यूई और यहां पर एल साइन थीटा, सॉरी एल साइन थीटा, और यहां पर भी ये क्या आया एल साइन थीटा आया। अब देखो इसकी वजह से टॉर्क, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं हाथ रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाता हूं, फोर्स के डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाता हूं तो मेरा थंब देखो बोर्ड के अंदर गया। ऐसे अगर मैं इधर भी फोर्स के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाता हूं तो मेरा थंब अंदर गया। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, दोनों टॉर्क एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, है ना। टॉर्क इज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब आप नेट टॉर्क निकालोगे तो दोनों को अब आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे। तो जब QEL sin थीटा में QEL sin थीटा ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2QEL sin थीटा। और पीछे ऑलरेडी देखो शुरुआत में लिख चुका हूं कि Q इंटू 2L मेरा डायपोल मोमेंट होता है। तो यहां पर ऐसा करके लिखोगे Q इंटू 2L E sin थीटा, और ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे सिंस P जो था वो Q2L के बराबर था तो यहां पर Q2L की जगह पर P लिख दिया तो ये बना हमारा PE sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, लास्ट में इसके बाद तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाओगे तो टॉर्क वेक्टर जो होगा वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा। अब यार ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो 5 नंबर में दे वो तो मुझे नहीं मालूम कितने में देंगे, लेकिन इतना मालूम है कि अगर इतना लिख कर आओगे तो चाहे 3 नंबर होगा या 5 नंबर होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। आधा नंबर भी कहीं पर वो काट नहीं सकते। मैंने पूरी जान लगा दी, बहुत बेसिक से हर एक बात ऐसे लिख के बताई है कि जिस तरीके से बोर्ड के अंदर कॉपी की प्रेजेंटेशन करी जाती है। तो इन सेशंस के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों मैं बीच बीच में तुमको ये भी बात बताते हुए चल रहा हूं कि बोर्ड में लिखते कैसे हैं। कहीं पर भी देखो कोई काटा पीटी मैंने नहीं करी, कहीं पर भी कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गए तो बस एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके नीचे दोबारा से लिखो, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे करके उसको बिल्कुल रेड नहीं मार देनी। समझ रहे हो, ये बातें हैं जो तुमको कोई नहीं बताएगा। अच्छे से देखो, तो ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया। क्लियर। आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देख लो इसको तरीके से। चलें, देखो इन्होंने ये पूरा सॉल्यूशन वैसे देखो ये मैंने करके दिखाया है ताकि तुमको और अच्छे से समझा पाऊं, है ना। बाकी तो हर क्वेश्चन का इस टाइप से मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। देखो इन्होंने भी उसी टाइप से किया है, इन्होंने भी उसी टाइप से पूरी की पूरी थ्योरी जैसे मैंने लिख के दिखाया इन्होंने भी लिख रखी है। तो तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। अब बाकी क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहले तो बताओ क्या ये पहला वाला क्वेश्चन क्या तुम ऐसे कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो तुम्हारा एक नंबर तैयार हो गया, मतलब एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं कर सकते तो अब तो हो ही गया होगा, लेकिन फिलहाल स्कोर लिखते हुए चलना थ्रू आउट द सेशन। और मैं देखना चाहूंगा कि अभी मुझसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं भाई क्या लेवल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी जैसे तुम ये देख रहे हो ना ये वाले क्वेश्चन, मैं ऐसे ही तुमको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसे ही मैं तुमको केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, और सबके सब इस चैनल पर आएंगे, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा। इसलिए कह रहा हूं कर लो, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा फिर। देखो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं एक बार आया, बहुत बार आ चुका है। बोला जा रहा है टॉर्क को डिफाइन करो एक्टिंग ऑन अ डायपोल। अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, वहां पर ड्राइव करा है, यहां पर डिफाइन करवा रहे हैं ना। एक्टिंग ऑन अ डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट P है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो उसको बताओ टॉर्क, है ना। और एक्सप्रेस इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने पीछे लिखकर दिखाई दिया है। एंड पॉइंट आउट द डायरेक्शन अलोंग विद विच इट एक्ट्स, मतलब कि वो टॉर्क के डायरेक्शन में लगेगा, उसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब रूल होता है। तो पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं तुमको इसकी थ्योरी एक बार बता देता हूं और अच्छे से। तो डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है, टॉर्क इज द मेजर ऑफ द रोटेशनल फोर्स, अभी जैसे लिखवाया, दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सेस, है ना। अब यहां पर अगर हम डायपोल की बात करें, डायपोल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोले तो डायपोल मोमेंट, एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, अगर हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया तो उसके ऊपर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट टेंड्स टू
फोर्स दैट टेंड्स टू अलाइन द डायपोल विद इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या करता है, हमारी जो फोर्स इसी तरीके से तो लग रही थी कि जो हमारा डायपोल आड़ा था वो सीधा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो यही तो हमारा मेन काम है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डायपोल को अपने एक्सिस के अलोंग पैरेलल करना चाह रही है, तो इसी वजह से टॉर्क आता है। तो ये डेफिनेशन होगी वेक्टर फॉर्म में, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी साइन थीटा होगा। यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैंने बता दिया कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सारी की सारी चीज हमने बताई है ना। तो ये पहला पार्ट कवर हो गया। अब दूसरे पार्ट की मैं बात करता हूं, व्हाट हैपेंस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यार अब बताओ क्या करोगे, सोच के देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। मतलब ये है मेरे प्यारे कि अगर, चलो मैं तो थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, देख लो, अगर ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और यहां पर अगर तुम्हारा चार्ज माइनस क्यू, यहां पर तुम्हारा चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने माना कि जहां पर ए वाला चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E1, और जहां पर बी वाला चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो मैंने माना कि E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, E1 जो है वो E2 से ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा। अब अगर मैं ए पर फोर्स लगाऊंगा तो वो आएगी QE1, और बी पर फोर्स लगाऊंगा तो वो आएगी माइनस का QE1, मतलब सॉरी E2। और ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, एक आगे आएगा और एक पीछे आएगा। लेकिन अब क्योंकि E1 अगर E2 से ज्यादा है तो अब आगे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रही होगी और पीछे की तरफ फोर्स कम लग रही होगी। तो इस बार क्या नेट फोर्स जीरो आएगी? नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी। क्या टॉर्क लगेगा? बिल्कुल घूमेगा भी इस एक्सिस ऑफ पॉइंट के अबाउट घूमेगा भी, लेकिन साथ में अब इस बार ये चलेगा भी। मतलब टॉर्क लगने की वजह से डायपोल घूम रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्योंकि जीरो नहीं हुई तो अपनी जगह पे रहकर नहीं घूमेगा, इसका सेंटर ऑफ मास आगे चलता भी जाएगा, तो ये घूमेगा भी चलेगा भी। ये रोटेटरी मोशन भी करेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी की सारी बातें थ्योरी में लिखी हुई है। देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डायपोल के ऊपर क्या लगेगी? नेट टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लगेगी। ठीक है, दोनों की दोनों बातें जो मैंने बोली हैं यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या होगा कि अगर हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बढ़ा दें जब वो पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। कौन? डायपोल। मतलब यहां पर थर्ड वाले केस का देखो कैसे लिखा है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो ए या बी देते हैं लेकिन थर्ड का पहला, तो थर्ड का पहले ऐसे करके नंबरिंग भी तुम्हें ऐसे ही लिखनी होती है बच्चे। जिस टाइप से क्वेश्चन की नंबरिंग दी जाएगी उसी टाइप से ही तुम आंसर की नंबरिंग भी लिखोगे। फिलहाल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर है, पैरेलल है, मतलब डायपोल जो है इधर चार्ज हमारा प्लस माइनस का क्यू दिखा दिया मैंने, और इधर चार्ज मैंने प्लस का क्यू दिखा दिया। अब लेकिन क्योंकि यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे इंक्रीज हो रही है। फिर वही बात है कि यहां पर E1 जो है वो ज्यादा है और यहां पर E2 जो है वो कम है। तो यहां पर देखो पहली बात, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? PE sin थीटा। तो क्योंकि पैरेलल है तो थीटा तो जीरो, तो टॉर्क तो जीरो आ गया, मतलब इस बार डायपोल घूमेगा नहीं। लेकिन जब मैं फिर से फोर्स की बात करूंगा तो ये अगर ए वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट, तो फिर वही बात है, ए पर जो फोर्स होगी QE1 वो ज्यादा होगी और बी पर जो फोर्स होगी QE2 पीछे की तरफ है ना वो कम होगी। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आगे जा रहे हो। तो अब यहां पर नेट फोर्स जब आएगी तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? राइट में या लेफ्ट में? नेट फोर्स हमारी पहली बात नॉन जीरो होगी और किधर आएगी? राइट साइड में आएगी। समझ रहे हो? राइट साइड में आएगी। और दूसरे केस में कह रहे हैं कि अगर एंटी पैरेलल हो, अरे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना डायपोल मोमेंट, तो अभी ऐसे था। अब अगर एंटी पैरेलल तो डायपोल मोमेंट अगर पलट दूंगा, अगर डायपोल मोमेंट मैंने पलट दिया तो उधर चार्ज माइनस क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी लेफ्ट में, और इधर चार्ज प्लस क्यू तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी राइट में, क्योंकि पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, नेगेटिव पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में कहानी पलट जाएगी, उस केस में नेट फोर्स हमारी लेफ्ट में आएगी। अच्छे से जरा इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात यहां पर देखो लिखी हुई होंगी, अगर पैरेलल है तो थीटा बिटवीन P एंड E हमारा जीरो है, तो टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन नेट फोर्स ऐसे लगेगी कि डायपोल मूव करेगा हमारा टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर राइट में। एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 साइन 180 स्टिल जीरो, तो टॉर्क तो जीरो होगा, लेकिन फोर्स अब इस तरीके से लगेगी डायपोल मोमेंट उधर मूव करेगा जहां पर हमारी अगेन वही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो लेफ्ट में मूव करेगा। फिर इतनी बात क्लियर है? देख लीजिए।
चलें आगे, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन कहां है, सॉरी ये आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सैंपल पेपर 2024 और 25 का क्वेश्चन है। ये 2 बार तो तुमको मैंने दिखाया है, लेकिन ये 2 बार से ज्यादा ही आया। ये पुराने कम से कम 5 सालों के अंदर 3 या 4 बार आ चुका है। ये सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं, 2 या 3 बार तो बोर्ड में भी आ चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब इसको जरा तरीके से देखो, अच्छे से जरा इसको पढ़ो, क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। हाँ जी, लाया थोड़ा पानी पी ली जाए। हाँ जी, गॉसेस लॉ के ऊपर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलो। तो सोचते देखो, तुम्हारे इन क्वेश्चन के बहाने कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो रहा है। लेकिन ये वीडियो देख ही वो रहा होगा जो चैनल पर सब्सक्राइब हुआ हुआ है। बाकी बच्चों तक पहुंचेगी नहीं, बाकी बच्चों तक पहुंचेगी तो बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद पहुंचेगी। चलिए मेरे प्यारो, आगे बढ़े। देखो भाई, यूजिंग द गॉसेस लॉ, है ना, गॉसेस लॉ का यूज करते हुए शो करो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन करके दिखानी है। तो पहले डेरिवेशन पर ही आ जाते हैं, करा दूं। देखो क्वेश्चन की बात हुई तो डेरिवेशन करवा रहा हूं, है ना। तो देखो, जितना बोलूंगा उससे ज्यादा डिलीवर करूंगा। तो यहां पर अगर हम क्या लेकर आ जाए, एक शीट लेकर आ जाए। चलो भाई सब ले आए, शीट बना लेता हूं ऐसे कुछ। देखिए ध्यान से, यहां पर हम एक क्या लेकर आए हैं, ये शीट लेकर आए हैं। और अब आप समझदार हो ये शीट कैसे रखी हुई है। ये शीट जो है, ये ऐसे नहीं, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे खड़ी हुई है, इसलिए आपको ऐसे लग रही होगी। तो अब इस शीट के ऊपर सब तरफ क्या चार्ज है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने मान ली है। तो अब शुरुआत कैसे होगी, ऐसे लिखोगे, कंसिडर, कंसिडर, है ना, बोल देता हूं, है ना, लिख लेना तुम, कंसिडर अ इनफाइनाइटली साइज्ड शीट having surface charge density, having surface charge density, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने मानी, वो आपने मानी सिग्मा, जिसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया, यही होगा। अब आगे आप लिखोगे, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल, कैसा भैया, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करा। कैसे करा, अब वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ला रहे हैं लाइक दिस, ले आए, देखते रहना ध्यान से। लो भाई साहब, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने लाके यहां पे रख दिया, जो कि शीट से अंदर से आर पार हो रहा है। ये अगर शीट है तो उसके अंदर से यहां से घुसा और यहां से बाहर निकला, है ना, ऐसा अंदर से आर पार हो रहा है। अब हमने क्या करा, उसके ऊपर हमने 3 स्मॉल एलिमेंट दिखाए, है ना, एरिया एलिमेंट। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने ये दिखाया जिसको मैं बोल रहा हूं DS1, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने ये दिखाया जिसको मैं बोल रहा हूं DS2, और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने इधर दिखाया जिसको मैं बोल रहा हूं DS3। मतलब तीनों सरफेस है ना, 2 सर्कुलर सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस, तीनों पर एरिया एलिमेंट दिखा दिया, है ना। अब हम यहां पर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन दिखाएंगे। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इधर आएगा एरिया वेक्टर, इधर मैं A1 वेक्टर दिखा देता हूं, इधर इसका जाएगा ये A2 वेक्टर, और इसका इधर जाएगा ये A3 वेक्टर। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन दिखा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो भाई पॉजिटिव चार्ज की शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल रही होगी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ब्लू वाले कलर से दिखा रहा हूं, तो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसा आएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसा आएगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे जाएगा। अब आप लिखोगे, है ना, गॉसेस लॉ, हेडिंग डालेंगे अब आप इसमें ऐसे करके, गॉसेस लॉ अब आप लगाने जा रहे हैं। क्या होता है गॉसेस लॉ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू चार्ज अंदर कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एक सरफेस तो है नहीं, 3 सरफेस है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E
डॉट ds3 डेट इज इक्वल्स टू अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सुनते जाना ध्यान से। अब यहां पर देखो ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट जब हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा, अब देखो यहां पर ये थीटा 90 है, यहां पर ये थीटा 0, यहां पर थीटा 0, मतलब S2 वाले केस में थीटा 90 है तो उसकी वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी, ऐसे तुम डायरेक्ट दिखा सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 ई ds3 दोनों है तो सिमिलर ही, तो इसको मैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई ds लिख दूंगा, डेट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ई इंटीग्रेशन ds का आप करोगे चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 ई ds मतलब सरफेस एरिया, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये एरिया बन जाएगा, और ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये चार्ज अपॉन एरिया और साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन एरिया मैंने शुरू में बता दिया कि हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां पर आपको ये बात चमक गई कि हमारे शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, ये हमने गॉसेस लॉ से प्रूफ करा, डायग्राम भी बना दिया, थ्योरी भी लिख दी, इक्वेशन भी लिख दी, नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छे से इसको एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या आप ये कर सकते थे? ये वीडियो देखने से पहले अगर तुम तक नहीं पहुंचे होती क्या ये तुम कर सकते थे? तो अपने आप को स्कोर देना कि हाँ भाई ठीक है कर सकता था, वरना नहीं। ठीक है, ध्यान रखना स्कोर क्या चल रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट, अभी इसी के अंदर ये लगभग मुझे लगता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, 2 या 3 नंबर की तो डेरिवेशन हो गई, 2 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन मैं तुमको करा रहा हूं। अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे दी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5x² + 2i कैप, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बताना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, और दूसरा फिर आपको क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो बताना है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं अपने तरीके से, है ना। देखो 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 देखो, तो यहां पर सबसे पहले आप फिगर बना लो, फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर तो यार होनी चाहिए ना, बिना फिगर के फिर मजा ही क्या आएगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा है, यहां एक्स एक्सिस दिखाया है, यहां पर हमने वाई एक्सिस दिखाया है, और क्या था हमारा, एक क्यूब था, लॉजिक क्यूब भी दिखाई देते हैं, जब सब दिखाई दिया जा रहा है तो क्यूब को क्यों छुपाए हम, तो यहां पर ये स्क्वायर आया ऐसे करके, और लो लो लो, ओ भाई साहब क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। अब देखो यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी 5x² + 2, और आई कैप है डेट इज एक्स एक्सिस में है, क्लियर है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है फ्लक्स। जरा समझना ध्यान से, अगर इस क्यूब को मैं साइड को ABCD और ये पीछे वाली EFGH ये नाम दे देता हूं, है ना, अगर फ्लक्स निकालना है तो फिर से मैं दोबारा से सॉल्यूशन जब इसका लिखूंगा तो मैं वही बोलूंगा भाई, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ E.ds क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अच्छा अब उससे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। अब यहां पर इस क्यूब के अंदर तो भाई 6 साइड है, 4 दीवारें, एक छत, एक जमीन, टोटल 6 साइडें हैं, तो 6 साइडों की वजह से फ्लक्स निकालना पड़ेगा EA cos थीटा करके, लेकिन नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप जरा देखो, अगर मैं ऊपर वाली छत का एरिया वेक्टर दिखाऊंगा तो ऊपर जाएगा y एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, एंगल क्या हो गया, एंगल क्या हो गया 90 cos 90 0 गायब हो गया, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। ऐसे नीचे वाली की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, इधर इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, नहीं इसकी वजह से तो आएगा, एक सेकंड, पीछे वाली की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, आगे वाली की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, 4 दिख रही है, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूं, ऐसे करके लिखेंगे भाई, साइड्स 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 कौन कौन सी भाई, ऊपर की अगर मैं लिखूं तो BCFG, नीचे की अगर हम लिखें तो ADEH, और आगे की अगर हम लिखें तो ABCD, और पीछे की अगर हम लिखें तो EFGH। doesn't contribute in electric flux
बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपने लिख दी, कहानी खत्म। अब जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन की वजह से आएगा, ए ई एफ बी की वजह से। इसको अगर मैं पहली सरफेस कह देता हूं और इसको अगर मैं दूसरी सरफेस कह देता हूं, अब इनकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो φ1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एरिया A1 साथ में cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, यहां पर x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओरिजिन पे हो गया ना, यहां पर ओरिजिन 0,0, तो ओरिजिन पर अगर हो तो यहां पर x की जगह पर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर सिर्फ, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पर 0। तो 2, एरिया कितना, ये स्क्वायर था जिसकी साइड हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -1 मीटर, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -2, साथ में कॉस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो यहां पर cos 180 हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो ये माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। अब ऐसे अगर φ2 निकालोगे तो वो E2 A2 cos थीटा। अब यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्क्वायर की साइड कितनी थी, मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -1 मीटर, तो यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट 10 की पावर -1 मीटर हो चुका है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, एक्स की जगह पर 10 की पावर -2 रखोगे, तो ये बन जाएगा 5 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -1 का स्क्वायर करा तो 10 की पावर -2 एक्स स्क्वायर, प्लस साथ में यहां पर 2 और कॉस यहां पर हो जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही, सेम डायरेक्शन में। क्लियर है, ये आ गया। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा भैया नेट फ्लक्स बताओ, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, क्या होता हुआ दिख रहा है, ये 5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस का 2 और माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -2, यही आएगा क्या, पक्की बात है, चेक कर लें। अच्छा, हमने यहां पर तो एरिया वेक्टर लिखा ही नहीं, एरिया यहां पर बाहर भी तो 10 की पावर -2 बना होगा, फिर cos 0 होके वो 1 हो गया होगा, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -4 बन गया बच्चे, है ना। 5 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर +2 इंटू 10 की पावर -2, और ऊपर वाले जब मैंने 5 रखा तो वो भी 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आपस में कट जाएंगे, तो जो हमारा नेट फ्लक्स आ रहा है वो 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। इतना हो गया। अब दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट था बच्चा, है ना, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, चार्ज बताओ। तो वी नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये तुम कर लेना, फ्लक्स मैंने बता दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है, यहां पर पुट करोगे चार्ज आ जाएगा कूलम में। सॉल्यूशन दिखा देता हूं, एक बार देख लो तरीके से। ये पूरी कुंडली इन्होंने लिखी है, पहले पूरी कुंडली लिखने के बाद ये, अच्छा ये तो उन्होंने पहले डेरिवेशन कराई, वो जो कि मैंने करा दी है। ये पूरी कहानी इन्होंने लिखी, मैंने बड़ी बेसिक से और बड़े आसान तरीके से तुमको समझाया है, और एट द एंड तुम्हारा फ्लक्स देखो हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -4, और जब आपसे बोलेंगे कि चार्ज बताओ तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द चार्ज। डब्बे में बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। तो ये सीबीएसई का हमारा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 2020 का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आ चुके हैं। ये आपको कैपेसिटर की प्लेट दे देंगे, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे और कहेंगे कि भाई कैपेसिटेंस बताओ या कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है वो मैं ही आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चे, फिगर थोड़ी सी क्वेश्चन में गलत दे रखी है, तो सही वाली फिगर मैं ही बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि दो हमारे पास कैपेसिटर है। पहला एक कैपेसिटर अभी आप देख रहे हो, इस कैपेसिटर के अंदर आप क्या लेकर आए, इस कैपेसिटर के अंदर आप पूरी की पूरी जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, एरिया A है, आप यहां पर ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेकर आ गए। ये हमारा कैपेसिटेंस C1 है। दूसरे केस में आपने क्या करा, दूसरे केस में आप दूसरे कैपेसिटर लेकर आए लाइक दिस, ठीक यार, दूसरे कैपेसिटर आप ये लेकर आए और अब यहां पर देखना, इनके बीच में डिस्टेंस पूरा का पूरा D होता है, लेकिन आपने क्या करा, इस बार दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेकर आए हो। मैं बता रहा हूं जो फिगर में क्वेश्चन दे रखा है वो गलत है, सही ये है। तो ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप लेकर आए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और ये भी D/2 थिकनेस पर है और ये भी D/2 थिकनेस पर है। तो इसका कैपेसिटेंस C2 आ रहा है। तो C1 और C2 अगर इक्वल हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर C1 और C2 इक्वल हैं तो
K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगी ये बताओ। रिश्तेदारी निकालनी है, निकाल देंगे, बहुत सिंपल सी बात। देखो भाई, वी नो डेट, सॉल्यूशन यहीं से शुरू करता हूं, है ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जनरल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब पूरे में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक स्लैब आ जाए तो फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये C1 तो हमें मालूम है। C2 की अगर हम बात करें तो C2 के लिए देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअल में दो कैपेसिटर मानो जो कि सीरीज में है, एक ये है और एक ये, क्लियर। तो इसका कैपेसिटेंस CA और इसका कैपेसिटेंस CB। यहां पर CA क्या होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एरिया A, लेकिन डिस्टेंस कितना है D/2, तो D/2 ऊपर चला गया। ऐसे CB की जब मैं बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट K2A और D/2, ये हो गया CB। अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब हमारे कैपेसिटर सीरीज में हो तो वो होता है ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे दोनों को ऐड कराएंगे। तो अब देखो ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो एप्सिलॉन नॉट K1 मतलब 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2A बाई डी, और नीचे जब दोनों को ऐड कराओगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को मैंने ले लिया कॉमन, है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को कॉमन ले लिया, तो यहां पर अंदर बचेगा ब्रैकेट में K1 प्लस K2। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कटा, 2 से 2 कटा, तो ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 साथ में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये बच रहा है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये C2 हो गया, इस पूरे का कैपेसिटेंस। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C1 C2 इक्वल है, मतलब एप्सिलॉन नॉट Ka बाई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी साथ में 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो अगर ये कहानी है तो इसको यहां से मैं उड़ा दूंगा, किसको, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से। तो यहां से K की वैल्यू आ रही है 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, पूरा एक ही बार में मैंने करा दिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये तुमको आता था तो ठीक है भाई, पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा स्कोर क्या है तुम कैलकुलेट करते हुए चल रहे होगे। चले मेरे प्यारे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देख लो, सेम उसी तरीके से इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट ने क्या करा, उसके पास 3 रेजिस्टर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस R है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, हर साल आता है कि भाई रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। हिंट मेरा मोटिव ये है देने का तुमको, है ना। तो कहा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 अगर आया है तो कैसे आया होगा। देखो 3 रेजिस्टर अगर है ना, तो अगर मैं 2 को लगा देता हूं सीरीज में तो इनका सीरीज में रेजिस्टेंस बन जाएगा 2R, और फिर तीसरे वाले को अगर मैं लगा देता हूं पैरेलल में तो देखो इसका आगे कहानी ऐसे बनेगी कि ऊपर तो हो जाएगा ये 2R और ये नीचे हो जाएगा R, समझ रहे हो। अब ये 2R और 2R ये हमारे अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, नीचे दोनों को ऐड कराओ, समझ रहे हो। तो ये 2R स्क्वायर बाय 3R, तो यहां से 2R बाय 3 निकल कर आ जाएगा। तो क्या करना है, दोनों रेजिस्टर को सीरीज में लगाना है, फिर उसके कॉम्बिनेशन को तीसरे के साथ पैरेलल में लगा देना है, तो 2R बाय 3 जो चाहिए था वो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिल सकते हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही यार, देख लो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं बता रहा हूं कि भाई हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आया, तो 2016 का बस लेकर आ गया, ये क्वेश्चन कई बार आया और इससे रिलेटेड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर तुमको ये आता है तो तुमको नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता तो नहीं मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के बहाने मैं तुमको ये भी टॉपिक पढ़ा देता हूं। क्या होता है कि अगर दो हमारे सेल, एक का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को हमने पैरेलल में लगा दिया दूसरे सेल से जिसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो अब आपसे कहेंगे कि यार इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बता दो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यार रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे पैरेलल वाला, इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूले की डेरिवेशन भी मैंने पढ़ाई है बच्चों को अपने महामैराथन वाले सेशन में, इसी चैनल पे पढ़ी हुई है। अगर तुम नए हो, तुमको नहीं मालूम है तो भाई लगा लेना। इसलिए कहता हूं फिर से कि भैया सब्सक्राइब अगर कर रखा होता तो तुमको मालूम होते कि महामैराथन सेशन में पढ़ाई है ये बात। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2
डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2। अब आप देखो E1/r1, तो ये EMF पहले वाले का E1, ये दूसरे वाले का ये E2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वाले का R1 और ये दूसरे वाले का R2। मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय करना है 0.2 और इधर 2 डिवाइडेड बाय करना है 0.3 डिवाइडेड बाय 1/0.2 और 1/0.3। अब आप देखिए यहां पॉइंट से पॉइंट उड़ा, यहां से पॉइंट उड़ा तो ऊपर 20 बना, तो ये आ रहा है 15/2 प्लस 20/3 और नीचे पॉइंट उड़ेगा तो ये बन रहा है 10/2 और ये बन रहा है 10/3। एलसीएम तो लेना आता ही होगा, तो नीचे एलसीएम लूंगा 6 बनेगा ये, तो 2 3 6, 3 15 45, 3 2 6 40 है ना। बाकी नीचे भी एलसीएम लिया तो 6, तो 2 3 6, तो 3 10 20 और 3 2 6, तो मतलब ये 20 है। क्या कह दिया ये? अबे ये क्या कह दिया मैंने? 2 3 6, तो ये आएगा 30। हाँ ये तो अभी खेल हो जाता। 6 से 6 गया तो ऊपर ये बन रहा है 85 और नीचे बन रहा है ये 50। 5 टाइम्स 5 1 5 5 7 35, तो 1.7 वोल्ट ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आया। अब अगर आपसे कोई बोले कि यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई 0.2 को 0.3 से, नीचे दोनों को ऐड, मतलब 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा तो ये कितना बैठेगा? ये 0.6/5 या फिर बोले तो 0.03 ओम है जी। 0.03 ओम आएगा क्या? देख लेते हैं फिलहाल। पॉइंट कुछ गड़बड़ हो गई, गलत दे रखा होगा आंसर यार। अच्छा 5 12 से 60 होता है ना, सॉरी 5 12 से 60, तो ये 0.12 ओम आएगा, फिर 0.12 ओम आएगा। सही। बाकी देख लो इक्विवेलेंट ईएमएफ 1.7 आ चुका है। आई होप तुमको ये आता होगा, नहीं आता होगा तो अब आ ही जाएगा। बाकी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या फिर वोल्टमीटर, पहले बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन रखा हुआ होगा, अच्छे से कर लो। और इसी के ऊपर देखो क्वेश्चन आया हुआ भी है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया जी, एमीटर जब वो बना तो एमीटर की करंट दे दी आई। ये तब हुआ है जब पैरेलल में तुमने एक रेजिस्टेंस लगाया है 0.1 ओम का। तो बता दो एक्चुअल में हमारी गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या थी, मतलब आपको आईजी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे S इज इक्वल्स टू IgG अपॉन I माइनस IG। तो इसमें आपको IG की वैल्यू निकालनी है, तो S दे रखा है 0.1, IG निकालने आए हो, G कितना 100 डिवाइडेड बाय I माइनस IG, तो I तो 1 है माइनस IG। अब देखो वैसे ऑप्शन दूर दूर है तो मैं अप्रोक्सीमेशन भी ले सकता हूं। मुझे ये बात मालूम है कि गैल्वेनोमीटर की करंट बहुत ही छोटी आएगी। अगर बहुत ही छोटी आएगी तो मैं 1 में से IG को माइनस करके 1 ही लिख सकता हूं, मतलब ये बन जाएगा IG इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से अब देखो IG की वैल्यू क्या आ रही है 0.1 बाय 100, दैट इज 10 की पावर -3 एम्पियर, या फिर बोले तो 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले मेरे प्यारो, बिल्कुल सही। ये देख लो भाई, ये मैग्नेटिज्म में ये हमारा क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो पैरेलल अगर करंट कैरिंग वायर हो तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। यहीं पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, अच्छे से पढ़ के जाना। उसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल है तो आ सकता है, मतलब इसके ऊपर घुमा फिरा के आगे पीछे से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं। वी हैव दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर लाइक दिस। दोनों में करंट कितनी है? दोनों में करंट, पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों में करंट आई दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज R। अब आपने क्या करा, अब आप एक तीसरा पैरेलल करंट कैरिंग वायर लेकर आए और उसको यहां पर ऐसे लगा दिया, जिसके अंदर करंट जो है, जिसके अंदर करंट I1 है और सेम डायरेक्शन में है पहले वाले वायर के, तो सेम डायरेक्शन में देखो दिखा दी है। और डिस्टेंस कितना है, इधर से ये R/3 क्वेश्चन में दे रखा है ना, कैप्ट एट R/3 डिस्टेंस। अब अगर ये टोटल R है और ये अगर R/3 है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे
2r/3। अगर कोई भी दो पैरेलल वायर दिखते हैं, अगर एक में करंट I1 और एक में करंट I2 होती है, तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/2 I1 I2 बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और याद रखना, अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं उल्टा बोल दिया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे। तो यहां पर देखो, इन दोनों के दोनों वायर में करंट जो है वो हमारी सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में। तो पूछे जा रही है बीच वाले वायर के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगी, तो बीच वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी तरफ जाना चाहेगा। तो पहले ये वायर हमारा ए है, ये वायर हमारा बी है, तो एफ ए तो राइट में मतलब लेफ्ट में जाएगा, एफ ए, ठीक है, पहले वाले वायर की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है तो इधर जाएगा। अच्छा, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है करंट की, तो ये रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स भी इधर ही लगेगी, तो एफ बी भी इधर ही जाएगा, तो नेट फोर्स ऐड करके आएगी। नेट फोर्स क्या आएगी भाई, नेट फोर्स हमारी एफ ए प्लस एफ बी आएगी। अब एफ ए प्लस एफ बी हम कर रहे हैं, देखिए अब एफ ए प्लस एफ बी अगर हम कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे भाई, एफ ए का फॉर्मूला मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला एफ ए बाय एल प्लस एफ बी बाय एल, तो वो होगा μ0/2 इसकी करंट I और इसकी करंट I1, तो I1 और डिस्टेंस हो गया r/3, तो r और 3 गया ऊपर, प्लस दूसरी साइड μ0/2 इधर I1 और इधर I, तो I1 और डिस्टेंस हो गया 2r/3। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो, इनको ऐड करो यार, इनको ऐड करो, तो ये कितना बन रहा है, मैं अगर देखता हूं ध्यान से तो μ0 I1/2πr को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बनेगा 3 और यहां पर बनेगा 3/2, तो ये बन जाएगा 9/2। 9/2 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9 μ0 I1I बाई ये 9/2 था तो 4 से मल्टीप्लाई तो 4πr, तो 9 μ0 I1/4πr। और ये किधर लग रही होगी फोर्स भाई, उधर ए की तरफ जाना चाहेगा, मतलब टूवर्ड्स ए। यहां पर मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है, तो ये 9 μ0 I1/4πr ऑप्शन ए मार्क कर देते हैं, फिलहाल ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, मैंने आपको बता दिया है, आंसर यही आएगा, चेक कर लेना, अच्छे से समझो, देखो और फिर आगे बढ़ो। चले, अब ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि शायद ही कोई ऐसा साल पुराने 7-8 सालों में गुजरा होगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आया हो। सैंपल पेपर 2016, 19, 20, 23, 15 ये तो है ही, बाकी बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो सैंपल पेपर की बात, बोर्ड की अगर बात करते हैं तो हर साल या फिर हर एक साल को छोड़ के ये क्वेश्चन जरूर होता है कि हाइगन्स वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तरीके से देखिएगा। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाया करेंगे, इसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ना ही वो पूछेगा। स्नेल्स लॉ का प्रूफ करवाना है, स्नेल्स लॉ आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो यहां पर एक मैंने मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन बनाई है ना, मैंने माना कि ऊपर कोई मीडियम μ1 है, नीचे कोई मीडियम μ2 है, ये कहानी है ना, और ये डेंसर टू रियरर लिखा हुआ है, कोई से भी आप, जरूरी नहीं है, हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं रियरर टू डेंसर कर रहे हैं, या कोई से भी मीडियम से कोई से भी मीडियम में करो, अभी फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखो, ये एक वेव फ्रंट आया, ये एक वेव फ्रंट आया, पैरेलल वेव फ्रंट, ऐसे करके ये वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब देखो यहां पर वेव फ्रंट में क्या होता है, सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, तो अगर यहां पर पार्टिकल ये था, यहां पर ये पार्टिकल ये था, तो अब जैसे जैसे वेव फ्रंट अगर ऐसे करके आड़ा करके आया ना मेरे प्यारे, तो ध्यान से देखना, ये वाला पार्टिकल तो बहुत जल्दी सरफेस पर पहुंच जाएगा, जब ये वाला पार्टिकल सरफेस पर पहुंचेगा तो ये वाला पार्टिकल तो यही होगा भी, ऐसा तो नहीं यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब ये वाले पार्टिकल का रिफ्रैक्शन होने वाला है और ये वाला पार्टिकल जो है वो अभी रास्ते में है, ये हुआ पहली बात। अब यहां पर अगर मैं बनाऊं, है ना, वही सारी की सारी कहानी, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, अभी इंसिडेंट रे थी तो अभी ये ऐसे करके रिफ्रैक्ट हो गई, अगर रियर से डेंसर में आई है तो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अभी हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब जरा तुम ये बात समझो कि इस वाले का तो रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये वाला तो अभी रास्ते में ही, अभी तो ये पहुंचा ही नहीं, समझ रहे हो। तो अब मैं मानता हूं कि इन टी टाइम
इन टी टाइम, भाई ऊपर लाइट की स्पीड अगर एयर है तो c होगी, और नीचे लाइट की स्पीड अगर कोई भी मीडियम है तो v होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो भाई टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो अगर मैं मानता हूं कि टी टाइम में ऊपर वाला पार्टिकल चला कितना डिस्टेंस, तो वो चला होगा कितना डिस्टेंस, वो चला होगा ct डिस्टेंस। स्पीड है c, टाइम है t, वो इतना डिस्टेंस चला होगा। लेकिन अब नीचे वाले मीडियम में, डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी, तो उतने ही टाइम में वो थोड़ा कम डिस्टेंस चला होगा। तो वो मान लो अगर इतना डिस्टेंस उसने कवर करा तो उसने डिस्टेंस मान लो यहां से यहां पहुंचा खाली, इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगा, ये vt होगा, और ये कम होगा उससे ऑब्वियसली। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी ये कहती है कि द पार्टिकल्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये यहां पर ए पॉइंट दिखा रहा हूं, ये बी पॉइंट दिखा रहा हूं, ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब ये पार्टिकल सोर्स का काम करे इसके आगे की जो हमारे वाइब्रेशन निकल रहे थे उनके लिए। तो अब यहां पर जब ये पहुंचा तुम्हारा सी, और जब यहां पर यह पहुंचा पॉइंट डी, तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बन चुका है, ये अब हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन चुका है सी डी। तो देखो आया ऐसे था, पूरा का पूरा वेव फ्रंट ही थोड़ा सा ऐसे झुक गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी अगर मैं देखता हूं तो ये ऐसे करके आ रहा होगा, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये भी आर हो जाएगा। सेम ऐसे अगर इधर मैं ऊपर देखूं तो आई था, तो ये 90 माइनस आई, तो ये हमारा पूरा का पूरा आई हो जाएगा। क्लियर, ऐसे चलता है। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा, ऊपर अगर मैं देखता हूं तो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, और नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप देखो तो इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। पहली बात तो अगर मैं ऊपर लिखता हूं साइन आई, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बी डी, और हाइपोटेनियस तो 90 के सामने वाला एंगल ए बी, ए डी सॉरी, और बी डी चलो बाद में लिखेंगे। ऐसे अगर मैं निकालता हूं उधर साइन आर, तो साइन आर क्या आएगा भाई, साइन आर परपेंडिकुलर हो गया ए सी और हाइपोटेनियस हो गया ए डी। अब देखो बीडी कितना है, बीडी हो गया सी टी बाई ए डी, और ए सी कितना है, तो ए सी हो गया हमारा वी टी बाई ए डी। क्लियर है। अब यहां से अगर आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू बोलते हैं, उसका फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर होता था। तो अब इस फिगर से साइन आई बाय साइन आर की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये डिवाइड होगा, तो यहां पर ये सी टी बाई वी टी आएगा, एडी से एडी कट जाएगा, तो टी से टी भी कट जाएगा, तो सी बाई वी आ रहा है। तो देखो साइन आई बाय साइन आर का रेशो लाइट की स्पीड इन ईयर अपॉन लाइट की स्पीड इन मीडियम आ गया या नहीं आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये तो फॉर्मूला होता है कि ऊपर लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड मीडियम में कितनी है, तो ये आ गया। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि भाई हमारा ये स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। किसकी हेल्प से, हाइगन्स वेव थ्योरी की हेल्प से। इतना देखो मैंने जितना लिखा है वो और मैंने जितना बोला है वो, तुमको दोनों लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, नंबर पूरे मिलेंगे। ये पूरी की पूरी थ्योरी मैंने बता रखी है, इस टाइप से लिखिएगा। फिगर नहीं बना रखी तो फिगर मैंने बना के दे दी। और आगे देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ ऑन द एक्सिस और ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहां पर आपको डेरिवेशन करनी है एक्सिस पर और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आता है। लाओ इसको भी कर ही लेते हैं, जब सब कुछ कर ही लिया है तो ये भी मैं आपको कराई देता हूं। तो ये देखो सेशन जो है ये एक टाइप से भैया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के साथ साथ ये एक पेपर प्रेजेंटेशन का भी सेशन हो गया, ये हमारा डेरिवेशन का भी सेशन हो गया। ठीक है, तो आइए, तो अभी हम पहले बात करते हैं एट एक्सियल पोजीशन, है ना, एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर क्या करो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लो भाई साहब, बना लिया। यहां पर चार्ज माइनस क्यू, यहां पर चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस 12, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, यहां पर मैंने एक पॉइंट पी माना। अब इस पी पॉइंट जो कि एक एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस पर आ रहा है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी आगे की तरफ अवे, और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ, क्योंकि टुवर्ड्स आती है नेगेटिव चार्ज।
और ऑब्वियसली ए वाला पास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बी वाला पीछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट एक्सियल पोजीशन वो क्या होगी, वो हमारी EA माइनस EB होगी। अब फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय यहां से यहां तक का, अब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा भाई, टोटल आर में से ये एल निकाल दो, मतलब ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का के क्यू अपॉन ये आर प्लस एल है ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां अगर आप के क्यू ले लेते हो कॉमन तो ये 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहां से पी पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो के क्यू, नीचे अगर आप देखो एलसीएम लोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर इधर जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब जब नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहां से सॉल्व करके देखिए क्या आएगा कहानी, ये के क्यू हो जाएगा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप खोलोगे तो यहां से अंदर से निकल कर आएगा 4RL, और यहां पर ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखो एक के हो गया, यहां पर Q इंटू 2L मैंने लिखा, एक 2 मैंने आगे लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर मान लो आर एल से बहुत ही ज्यादा है, मतलब डायपोल तो बहुत छोटा होता है ना, तो आर के सामने एल बहुत ही कम होगा, तो अगर ऐसा तो एल नीचे वाले को मैं इग्नोर करूंगा, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को स्क्वायर वाले को इग्नोर कर देंगे। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मेरे प्यारे क्योंकि अगर आर बहुत बड़ा है एल से तो आर का स्क्वायर एल स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 2k ये डायपोल मोमेंट हो गया P बाय, और 4RL था ना, एक R, और नीचे ये R की पावर 4 आएगा, एक R से एक R कट जाएगा, तो यहां पर ये 2kP बाय R क्यूब, ये हमारी आ रही है, ये हमारी क्या आ रही है, ये हमारी आ रही है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से इसको एक बार देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेम इसी टाइप से अगर मैं कोएक्सियल पॉइंट पर बोलूंगा आपसे कि कोएक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो भी हम निकाल देंगे मेरे प्यारो। कैसे निकालोगे, तरीके से जरा समझना। कोएक्सियल पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है, और यहां पर ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से कुछ आर दूरी पर यहां पर अब पॉइंट है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, नेगेटिव नेगेटिव अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाएगा, तो ये ऐसा आएगी ई। और अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो नीचे की तरफ आएगा ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा। सेम ऐसे ही अब अगर मैं इसके कंपोनेंट लेता हूं, है ना, ये वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे लाइक दिस ई, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम ही होगी क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो इधर ई। अब ये एंगल अगर मैंने थीटा माना तो यहां पर अगर ये थीटा हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ऊपर जाएगा फिर से वही ई कॉस थीटा, और इधर आएगा अगेन ई साइन थीटा। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो पीछे की तरफ आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रही है 2e साइन थीटा। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यार ये एल है, ये आर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट था, लेकिन के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है तो यहां पर वो रूट हट गया। साथ में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब एल, हाइपोटेन्यूस अगेन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो देखो फिर वही Q2L डायपोल मोमेंट, तो एक KP और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर 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 फिर वही कि मैं आर के सामने एल को इग्नोर कर दूंगा तो यहां से नीचे से निकल कर आएगा आर का क्यूब, तो एक KP बाय आर क्यूब, ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन की क्या निकल कर आ गई मेरे प्यारे बच्चे, ये निकल कर आ गई इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से जरा इसको देख लीजिए, है बात क्लियर। ये पूरे का पूरा यहां पर था भी, लेकिन मैंने आपको करा दिया है अपने तरीके से। चले लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये तुम्हारे सामने है, वो है भाई रेडियस या फिर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, वो ड्राइव तुमसे करवा लेंगे, ठीक है। तो वो डेरिवेशन मैं आपको करवा देता हूं। क्या होता है भाई, ये सेंटर पर हमारा न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज हो गया प्लस Za, और यहां पर ये हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन,
कोई भी ई जिसका चार्ज माइनस का। तो अकॉर्डिंग टू द बोर का पहला पोस्टुलेट वो ये कहता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है वो प्रोवाइड करा रही होगी। तो यहां से अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो mv स्क्वायर बाय आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के, Q1 की जगह पर Ze और Q2 की जगह पर E बाय आर स्क्वायर, ये हमारा बना। बोर का दूसरा पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर घूम रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है वो nh/2π होता है। तो यहां से अगर मैं v निकालूंगा तो वो बन जाएगा nh/2πmr। समझ रहे हो? बस मैं तुमको तरीका बता रहा हूं। अब यहां पर अगर v की वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूं तो ये देखो क्या बनेगा, ये m/r साथ में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² m स्क्वायर r स्क्वायर, और ये k की जगह पर 1/4πε0 होता है, साथ में ze स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां पर देखो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, ठीक है, एक पाई से एक पाई भी गया, एक इधर m से एक इधर m भी गया, जो भी सब कटना था सबको काट के रख दिया मैंने। तो अब यहां से r की वैल्यू मुझे आती हुई दिख रही है, क्या आती हुई दिख रही है? n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है z e स्क्वायर पाई m, ये आ रही है। इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो n स्क्वायर बाय z, और क्या आ रहा है भाई? h स्क्वायर ε0 अपॉन पाई m e स्क्वायर आ रहा है। यहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, ε0 परमिटिविटी, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m इलेक्ट्रॉन का मास, अगर ये सारी की सारी वैल्यू तुम पुट करते हो तो सॉल्व करके 0.529 आएगी, है ना। n स्क्वायर बाय z साथ में चलेगा और ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो ये हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये देखो मुझे ही आज तक याद नहीं, मैंने तुम्हारे सामने ही डिराइव करा है। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर तुम्हारी रेडियस आ जाए तो तुम सब वो बोलेंगे कि यार वेलोसिटी बताओ। अब वेलोसिटी कैसे आएगी? अभी ऊपर बनाया है ना हमने nh/2πmr, तो जो रेडियस ये आई है, अब ये रेडियस की जगह पर रख दो सारी की सारी वैल्यू, तो nh/2πm। अब r की जगह पर देखो n स्क्वायर h स्क्वायर ε0, ऊपर जाएगा ये पाई m e स्क्वायर, m से m गया, पाई से पाई गया, एक n से एक n गया, समझ रहे हो, और z भी तो ऊपर आया z, तो यहां पर ये पता क्या बन रहा है? z बाय n, और ब्रैकेट में h से भी एक h गया था ना, सॉरी, तो यहां पर h नहीं आएगा ऊपर, तो यहां पर ये e स्क्वायर बन रहा है ऊपर सिर्फ, बाकी तुम देख लेना यार अगर कोई मिस हो गया तो 2n h ε0, और ये सारी की सारी वैल्यू सॉल्व करके हमारा बनता है 2.2 × 10⁶, साथ में z बाय n ऐसे चलेगा मीटर पर सेकेंड। अच्छे से आप देख लो, तो यहां पर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल मैंने आपको डिराइव करा दी है। आई होप तुमको अच्छे से ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। और अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चों, अभी ऐसे सेशन तुमको इस चैनल पर और देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे सेशन तुमको लगाने और एक भी तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम इस चैनल पर सब्सक्राइब कर रखे होगे, ठीक है। तो हर एक बच्चा जाते जाते इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताए कि ये सेशन कैसा लगा, तुमको फायदा महसूस हुआ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ तुमको दिखाई दिया, और आउट ऑफ 10 क्वेश्चन तुम्हारे कितने बने खुद से, ये मैं जानना चाहूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम। मिलते हैं इसी टाइप से अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं तुमको असर्शन वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब रहें। टाटा बाय बाय, सी यू और जय हिंद।